आप बोलेंगे ऐसे कितने कानून हैं अंग्रेजों के बनाए हुए, गाय को काटने का कानून, पुलिस के अत्याचार का कानून, कलेक्टर का कानून, जमीन छीनने का कानून, ऐसे 34,735 कानून है अंग्रेजों के बनाए। इन सब कानूनों को खत्म करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि गुलामी के समय के कानून आजादी में नहीं चलाए जाते, और गुलामी के कानून अगर आजादी में चलें तो फिर आजादी की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती, वो फिर पाखंड हो जाती। तो या तो हम 15 अगस्त मनाना छोड़ें, 26 जनवरी मनाना छोड़ें, या अंग्रेजों की गुलामी के कानूनों को रद्द करें, इस देश की संसद करे, बहुत अच्छा है। नहीं तो समाज के लोग खड़े होकर रद्द कर दें। संसद होती क्या है? समाज का प्रतिनिधि। हम समाज के लोग एक दिन तय कर लें और मान लें और तय कर लें कि ये अंग्रेजी कानून को हम नहीं मानेंगे, एक दिन में ये कानून बदल जाएंगे। काले अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपको जेल में डालेंगे। जेल में इतनी जगह तो हो कि आपको वो डाल सकें, इसलिए जेल जाने से मत घबराइए, उससे मत डरिए। तो पहला महत्वपूर्ण काम हमें कराना है वो अंग्रेजी कानून को खत्म कराना है। दूसरा इसी तरह का महत्वपूर्ण काम हमें कराना है वो ये कि अंग्रेज चले गए तो उनकी भाषा क्यों रखें हम? अंग्रेजी को क्यों रखें? क्या जरूरत है उसकी? हमारे पास अपनी भाषा है हिंदी, हमारे पास अपनी भाषा है गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, आसामी, 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान ने स्वीकृत किया है, और सारी भाषाएं अंग्रेजी से बड़ी हैं और अच्छी। मैंने हिंदुस्तान की स्थानीय भाषाओं के शब्दों के शब्दकोश निकालकर अंग्रेजी के शब्दकोश से जब उनका तुलना कराया, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, सुख मिलेगा कि भारत की सबसे छोटी भाषा जो सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उसमें अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में जितने शब्द नहीं है, उससे ज्यादा भारत की भाषाओं में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है। हमारी असमिया, हमारी बांग्ला, हमारी उड़िया, हमारी ये काश्मीरी भाषा, डोगरी जिसको आप कहते हैं, पंजाबी, हिंदी, सभी भाषाओं में अंग्रेजों की भाषा से ज्यादा शब्द हैं। और अंग्रेजों की भाषा से हमारी भाषाएं बहुत पुरानी है। अंग्रेजों की भाषा, ये अंग्रेजी शुरू हुई है 5वीं शताब्दी से। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी का कोई इतिहास नहीं मिलता दुनिया में। 5वीं शताब्दी माने आज से 1500 साल पहले के एक भी ग्रंथ में, एक भी साहित्य में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। जर्मन है, फ्रेंच है, डच है, इटालियन है, रशियन है, जापानीज है, चाइनीज है, डेनिश है, सारी दुनिया की भाषाएं हैं। 5वीं शताब्दी के पहले अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ, और वो भी कैसे हुआ? किसी एक भाषा से थोड़े शब्द ले लिए, किसी दूसरी से ले लिए, किसी तीसरी से ले लिए, और खिचड़ी बना के प्रस्तुत कर दी। उनके मूल अंग्रेजी शब्द तो सबसे कम है दुनिया में, और चूंकि सबसे नई भाषा है अंग्रेजी, इसलिए सबसे ज्यादा गलतियां भी इसी में। जिस भाषा में सबसे ज्यादा गलतियां होती हों, जिसका व्याकरण का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, और जिस भाषा की मूल गलतियों को ठीक करने की ताकत किसी में नहीं, उस भाषा को हमने ओढ़ के रखा है, बिछा के रखा है, पहन के रखा है। हमारी मूर्खता की भी हद है। कुछ भारतवासी कुतर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कहां है बताइए ना? दुनिया में 200 देश हैं, कौन से ऐसे देश में अंग्रेजी चलती है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? अंग्रेजी चलती है भारत में, अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अंग्रेजी चलती है पाकिस्तान में, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी चलती है बांग्लादेश में, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी चलती है अफ्रीका में, अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजी चलती है कनाडा में, अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजी चलती है वेस्ट इंडीज में, अंग्रेजों का गुलाम देश। अंग्रेजी जहां जहां चलती है वो सब वही देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हुए। और जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, उनमें से किसी एक देश का नाम बताइए जहां अंग्रेजी चलती हो। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनिश, इतना छोटा सा देश है। ग्रीनलैंड इतना छोटा सा देश है, डेनमार्क इतना छोटा सा देश है। आपको हैरानी होगी, हमारे एक जिले से छोटा देश है डेनमार्क, उनकी अपनी भाषा है डेनिश। उसी में पढ़ाते हैं, उसी में लिखाते हैं, उसी में न्याय करते हैं, उसी में प्रशासन चलाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब बात करते हैं डेनमार्क में, डेनिश में। कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। पूरे डेनमार्क की आबादी अभी 20 लाख 22 लाख के आसपास, और इतना छोटा सा देश अगर अपनी भाषा में सब कुछ कर सकता है, न्याय व्यवस्था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई,
ये MBA की पढ़ाई, सारी पढ़ाइयां वो अगर डेनिश में करा सकता है तो हम हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है अपनी भाषा में अपनी पढ़ाई करना, मातृभाषा में अपनी पढ़ाई करना। तो हमको दूसरा बड़ा काम जो करना है अभी इस देश में वो ये कि जैसे अंग्रेजों को भगाया वैसे अंग्रेजी को भगाना, जैसे अंग्रेजों को हटाया वैसे अंग्रेजी को हटाना। आप बोलेंगे ये शुरू कहां से होगा? ये शुरू आपके जीवन से होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन से होगा। पहले चीजें व्यक्तिगत जीवन में शुरू होती हैं, फिर सार्वजनिक जीवन में अपने आप आ जाती हैं। तो आप अपनी जिंदगी से पहले अंग्रेजी को हटाइए, धीरे धीरे देश और समाज से भी हटना शुरू हो जाएगी। कहां से हटाएं? अपने घर में देखिए कहां कहां क्या क्या अंग्रेजियत का इस्तेमाल आप करते हैं। अपने बच्चों को बोलते हैं मम्मी बोल, डैडी बोल। क्यों? खराब शब्द है मम्मी, कोई अच्छा नहीं है। MUMMY, मम्मी का अर्थ है मरा हुआ। जान निकल जाती है शरीर में से तो बचे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं, जिसको हम शव कहते हैं उसको मम्मी कहा जाता है। और डैडी माने तो मरे हुए जैसा, DAD डैड, और DAD डैड से बना डैडी, मरे हुए जैसा। तो माता पिता को मार डालें, ऐसी भाषा इस्तेमाल करें मम्मी और डैडी। क्या रखा है इसमें? अब तो कुछ ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख हिंदुस्तानी है, मॉम, मम्मी से भी आगे मॉम। क्या अर्थ है पता नहीं, बस बोलते रहते। कितना सुंदर शब्द है मां, जो दुनिया की किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलता। हम बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं। गाय का बछड़ा पैदा होते ही मां बोलता है, और हमने शायद मां बोलना उसी से सीखा है। गाय ने हमसे नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। तो जिसको हमारे गाय के बछड़े और बछड़ी बोलते हैं और हम बोलने में शर्म महसूस करें, छोड़िए इस गुलामी को। मम्मी डैडी, आज से मां बोलना शुरू करिए, पिता बोलना शुरू करिए, भाई बहन बोलना शुरू करिए, ब्रदर सिस्टर बंद करिए। और कुछ कुछ तो विचित्र शब्द हैं अंग्रेजी के, अंकल, आंटी, क्या मतलब मालूम नहीं। हमारे यहाँ तो काका है, मामा है, मौसा है, फूफा है, मामा का मामा है, मौसा का मौसा है, फूफा का फूफा है। सभी के रिश्ते एकदम पक्के हैं। अंकल में तो कुछ भी पक्का नहीं। वो काका भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आंटी तो और भी विचित्र है। अंग्रेजों के पास तो शब्द नहीं है अपने रिश्तों को बताने के लिए, इसलिए मजबूरी है अंकल और आंटी। शब्द क्यों नहीं है रिश्ते बताने के लिए? क्योंकि रिश्ते ही नहीं है समाज में निभाने के लिए। और रिश्ते क्यों नहीं है समाज में? क्योंकि परिवार नहीं है समाज में। रिश्ते परिवार से बनते हैं, परिवार पति पत्नी से बनता है। इंग्लैंड में पति पत्नी बन के तो कोई नहीं रहता, क्योंकि वो तो लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग हैं। 60 से 70% अंग्रेज तो बिना शादी किए रहते। अब बिना शादी किए रहेंगे तो पति पत्नी तो हो नहीं सकते, फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो लावारिस ही होंगे। तो लावारिसों के देश में जहां रिश्ते नहीं है, नाते नहीं है, वो अंकल और आंटी बोलें और एक दूसरे को संबोधित करें तो उनकी मजबूरी है। हमारे देश में क्या मजबूरी है अंकल और आंटी बोलने की? हमारे पास तो काका है, हमारे पास तो काकी है, नानी है, मामा है, मामी है, सब कुछ है, स्पष्ट है। बड़ा विचित्र देश है अंग्रेजों का, और भाषा भी विचित्र है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फादर इन लॉ कानून के पिता, ब्रदर इन लॉ कानून का भाई, सिस्टर इन लॉ कानून की बहन। माने सब कुछ कानून से है, भावना से कुछ नहीं, रिश्तों से कुछ नहीं। फिर वो मूर्ख लोग हिंदुस्तानी उसका अनुवाद कर देते हैं। फादर इन लॉ माने ससुर, ससुर अलग होता है, फादर इन लॉ बिल्कुल अलग है। ससुर फादर इन लॉ नहीं हो सकता। लेकिन हम भी मूर्ख लोग हैं, फादर इन लॉ को ससुर बनाते हैं। फिर मैं पूछता हूं अच्छा कौन से, इधर वाले के इधर वाले? बता ही नहीं सकते आप फादर इन लॉ से कौन से। मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली, बता ही नहीं सकते आप। विचित्र भाषा, मूर्खों की भाषा अंग्रेजी। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट होना चाहिए ना, और अगर बीयूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए। पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट हो जाए, बीयूटी बट है तो पीयूटी पट हो जाए। अगर सीयूटी कट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं हो सकता? कुछ पता ही नहीं। एक जगह सी जो है ना का होता है, दूसरे की जगह सी चा हो सकता है, तीसरी जगह कुछ और हो सकता है। अंग्रेजी में एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलो।
क्योंकि उसी अंग्रेजी में जब हम चोपड़ा लिखते हैं CHOPARA, तो कोपड़ा तो नहीं बोलते उसको, कोपड़ा साहब आ गए, कोपड़ा साहब आ गए। हम तो यही कहते हैं भाई चोपड़ा साहब आ गए। तो CH अगर यहां चा है तो CH केमिस्ट्री में चा क्यों नहीं है? और CH अगर केमिस्ट्री में का है तो चोपड़ा में का क्यों नहीं है? उत्तर नहीं किसी अंग्रेज के पास इसका। वो कहते हैं ये होता है। अब जिस भाषा में तर्क का उत्तर ना हो, सिर्फ होता है, उसको डंडा लेके आप पीछे पड़े हैं। हर बच्चे को बचपन से मार मार के सिखा रहे हैं, अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी सीख, बचपन से ही अंग्रेजी सीख, प्राथमिक कक्षा में अंग्रेजी सीख। बच्चा बेचारा हिंदी में, डोगरी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में कोई चीज घंटे भर में सीख लेता है। वही चीज को आप उसे अंग्रेजी में सिखाओ, 6 महीने लग जाते हैं, फिर भी नहीं सीख पाता। फिर वो रट लेता है, रटे हुए का अर्थ समझ में नहीं आता, और पोपट तोते की तरह से कुछ भी गाने लगता है जिसका खुद उसे अर्थ नहीं आता। वो हमारे बच्चे गान करते रहते हैं अंग्रेजी का। मैं कभी कभी ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन सुपर इडियट है। मैंने इस देश में देखा है महामूर्ख पढ़े हुए वही है, जो बिना पढ़ा लिखा है वो बहुत होशियार है। पढ़े लिखे मूर्खों के घर में क्या दर्शन होता है? घर में घुसे, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? और वो दोनों बोलते हैं देखो हमारा बेटा है टिंकू। मैं पूछता हूं इसका मतलब मालूम है टिंकू क्या है? वेबस्टर डिक्शनरी को आप खोल के देखें तो वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी अम्मा का पता नहीं, वो टिंकू होता है। और यहां मां बाप के होते हुए बच्चे को टिंकू 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 बना बना के उसका कबाड़ा कर रहे हैं। कई कई घरों में बहनों के नाम होते हैं बबली, डबली, ट्विंकल, डिम्पल। क्या मतलब है डिम्पल, ट्विंकल, पिंपल? हमारे पास नामों की कुछ कमी हो गई है क्या? कितने सुंदर नाम संस्कृत में, कितने सुंदर नाम हिंदी में, कितने सुंदर नाम मातृभाषाओं में, क्यों नहीं रखते उन नामों को? अपने घर से शुरू करिए, इस अंग्रेजियत को निकाल फेंकिए, अपने बच्चों के नाम मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में रखिए और उसी का उच्चारण करिए, क्योंकि उनका कोई अर्थ है। और मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कम से कम अपने बच्चों को अंग्रेजी की कविताएं मत सिखाइए जिनका अर्थ नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, बच्चे भी नहीं जानते। कुछ पढ़े लिखे मूर्खों के घर में जाता हूं तो उनके छोटे बच्चों को वो बोलते हैं देख अंकल आए हैं, पोएम सुना। मैं कहता हूं भैया मैं अंकल नहीं हूं, काका हूं, चाचा हूं, मामा हूं, कुछ भी बना लो, अंकल मत बनाओ, क्योंकि अंकल का अर्थ मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो मुझे बताओ। जिसका अर्थ मैं नहीं जानता उसका आप नाम मुझसे बुलवा रहे हो। फिर वो बच्चों को कहते हैं पोएम सुनाओ, कविता नहीं पोएम सुनाते हैं। अब बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं पूछता हूं उस बच्चे से तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का क्या है? नहीं मालूम। उसकी मां से पूछता हूं आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। टीचर को पूछता हूं आपने सोच लिया ये कविता सिखाने से पहले इसका अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे, माने बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले, छोटा बच्चा खेलना चाहता है इसलिए बारिश को कह रहा तुम भाग जाओ, चली जाओ। अगर ये प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया, बारिश होगी नहीं, बारिश पड़ेगी नहीं तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो किसान भूखे मरेंगे, आप भूखे मरेंगे। तो जिस प्रार्थना से हमारे किसान भूखे मरे और इस देश में अकाल पड़े, वो प्रार्थना हमारे बच्चे गाएं रोज रोज रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। क्या मूर्खता! क्यों सिखाई आपने ये कविता? अपने भारत में कविताओं की कोई कमी है क्या? हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, डोगरी में इतनी कविताएं हैं। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, उसका अर्थ हिंदी में बताऊंगा। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है बच्चा जल्दी जल्दी बारिश आओ और ज्यादा से ज्यादा बारिश आओ, मैं तुमको आओगी तो पैसा दूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। ये भारत की कविता है, क्योंकि बारिश भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत की 60% जमीन बारिश के पानी से ही उत्पादन देती है। जिस देश की 60% जमीन बारिश आधारित हो, वहां पर बारिश को बुलाने की कविता होती है, बारिश को भगाने की कविता नहीं होती। अंग्रेजों की कविता है रेन रेन गो अवे, हम हिंदुस्तानी क्यों गाएं इसको? जरूरत क्या है?
हमारी समझ को क्या हुआ है, अकल को क्या हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजी भाषा को भी भगाइए। आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कहा 14 देशों में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी कहीं नहीं बोली जाती। और हमसे छोटा देश है डेनमार्क, वो अगर डेनिश की भाषा में काम करके सारी दुनिया में व्यापार कर सकता है, तो भारत के लोग हिंदी में काम करके सारी दुनिया में व्यापार क्यों नहीं कर सकते। जापान हमसे छोटा देश है, भारत की आबादी 115 करोड़ है, जापान की आबादी 10 करोड़ है। 10 करोड़ की आबादी का जापान सारी दुनिया में अपने व्यापार का डंका मनवा रहा है और दुनिया के व्यापार में दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर ये जापानीज में हो सकता है तो हिंदी में हम भारतवासी काम क्यों नहीं कर सकते। चीन अगर चाइनीज में काम करके सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धक्का दे सकता है, तो हम भारत की भाषा में काम क्यों नहीं कर सकते। रूस वाले सब रशियन में बात करते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, रूस का राष्ट्रपति आए या जापान का, चीन का आए या डेनमार्क का, जर्मनी का आए या फ्रांस का, सब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं भारत में आके। और हमको भाषा का अनुवादक रखना पड़ता है उनकी बात समझने के लिए। इतने पिद्दी देश के राष्ट्रपति आकर अगर मातृभाषा में बोलकर चले जाते हैं, तो 115 करोड़ की आबादी वाले भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मातृभाषा में क्यों नहीं बोलना चाहिए। और अफसोस दुख है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो वोट मांगते हैं मातृभाषा में, चुनकर जब पहुंच जाते हैं लोकसभा में, तो गिटर पिटर अंग्रेजी में चालू कर देते हैं। इसका माने ये सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, इस देश में एक विपक्ष के नेता हैं लाल कृष्ण अडवाणी, पूरे समय भाषण देते हैं गुजराती हिंदी में अहमदाबाद से चुनाव जीतने के लिए। संसद में पहुंचते ही अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं कहता हूं कि आपको या तो गुजराती और हिंदी पर विश्वास नहीं है, और या आप अंग्रेजी पर अति विश्वास करते हैं। और अगर ज्यादा अंग्रेजी पर विश्वास है तो अच्छा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले जाइए। यहां से क्यों पार्लियामेंट में जाने की बात करते हैं। और भारत का भविष्य अपने हाथों में सुरक्षित हो, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, इसकी अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। जब देश की भाषा का आप सम्मान नहीं कर सकते संसद में, तो देश के सम्मान की हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो अच्छा ही हुआ कि लोगों ने इस देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं बनाया। क्या बुरा किया लोगों ने। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनकी भाषा का सम्मान नहीं। संसद में पहला भाषण लाल कृष्ण अडवाणी ने अंग्रेजी में दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत में। शर्म आती है। इससे अच्छा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो यूएनओ में गए और हिंदी में दहाड़ कर आए और बोला कि जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है तो भाषा अनुवादक रख ले, मैं मेरी भाषा का सम्मान कर सकता हूं। और शायद इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लोगों ने भरोसा किया और उनको इस देश का 3 बार प्रधानमंत्री बना दिया। शायद इसलिए लोगों के दिल में ये फांस सा चुभता है कि मातृभाषा में वोट लेने के समय बात करना और संसद में जाकर अंग्रेजी बोलने लगना। किसके लिए संसद चलाते हैं आप, किसको दिखाना चाहते हैं और किसको बताना चाहते हैं। इस देश में 1 करोड़ हिंदुस्तानी भी नहीं है जो अंग्रेजी ठीक से बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। 114 करोड़ लोगों के लिए अंग्रेजी बिल्कुल दूर की भाषा है। उनके लिए आप संसद चला रहे हैं, 114 करोड़ के लिए या 1 करोड़ के लिए। और दुख और तकलीफ और अफसोस इस बात का है कि संसद अकेली अंग्रेजी में बात नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजी में ही बात करता है। मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में करो, मुकदमे का फैसला लेना है तो अंग्रेजी में लो। वादी अंग्रेजी नहीं जानता, प्रतिवादी अंग्रेजी नहीं जानता, फैसला अंग्रेजी में क्यों आना चाहिए। न्याय चाहिए मुझे, तो न्याय तो मेरी मातृभाषा में मिलेगा तभी ना होगा। विदेशी भाषा में देंगे तो अन्याय है, वो तो न्याय कहां है। जिसे मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़कर समझ नहीं सकता, मेरे जीवन के आचरण में उतार नहीं सकता, उस भाषा में आपने कागज पर कुछ लिखकर मुझे दे दिया, तो मेरे लिए तो वो अन्याय है। न्याय कहां। 3.5 करोड़ वादी और 3.5 करोड़ प्रतिवादी इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में न्याय की अपेक्षा से ठोकरें खाते हैं, दर-दर भटकते हैं। अंग्रेजी में फैसले होते हैं, अंग्रेजी में मुकदमे सुने जाते हैं। पता नहीं ये देश अंग्रेजों के लिए चलता है या भारतवासियों के लिए चलता है। और दुख तकलीफ इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो अंग्रेजी में फैसले लिखते हैं, अंग्रेजी में बहस सुनते हैं, उन सब की जेब गर्म करने के लिए तनख्वाह का जो पैसा आता है, वो सब हिंदी बोलने वाले, मातृभाषा बोलने वाले लोगों के टैक्स के खून पसीने की कमाई का है।
मेरे खून पसीने की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई, उसके टैक्स का पैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पगार के रूप में मिलता है। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको देश के करोड़ों लोगों का सम्मान करना चाहिए। मातृभाषा में फैसले लिखने चाहिए, मातृभाषा में बहस सुननी चाहिए। और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मातृभाषा जानते नहीं, समझते नहीं, तो अफसोस है कि उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनाता है। जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको मातृभाषा नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, ये तो अपमान है करोड़ों। इस भाषा को तो बदलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल मातृभाषा में काम करना ही पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो मातृभाषाएं कई हैं, तो कई मातृभाषाओं के बीच में से एक को राष्ट्रीय भाषा बना लो, बाकी सबको राज्य की भाषाएं बना दो। मुश्किल क्या है उसमें? 80 करोड़ भारतवासी हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं और हिंदी को बात कर सकते हैं। 80 करोड़, तो इसका माने स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाए, बाकी सब प्रांत की भाषाएं हमारे राज्य की सहकारी सहयोगी भाषाएं हो जाएं, और तीसरी कोई भाषा अगर हम सबको बांधने वाली हो सकती है तो वो संस्कृत ही हो सकती है, क्योंकि हमारी सभी मातृभाषाओं की मूल जननी संस्कृति है। इसलिए हम तीसरी भाषा संस्कृत ले सकते हैं। और तो हमारे देश में अंग्रेजी की तो जरूरत तब पड़ेगी जब कोई अंग्रेज के देश में जाएगा। तो अंग्रेजों के देश में कोई जाएगा तो 2-3 महीने में अंग्रेजी सीख लेगा, जैसे अभी सीखते हैं कि नहीं। जिनको वीजा मिल जाता है ब्रिटेन का, जिनको वीजा मिलता है अमेरिका का, वो 2-3 महीने में अपनी भाषा सीख लेते हैं जहां जा रहे हैं, वैसे आगे भी सीख लेंगे। तो ये भाषा के सवाल को हल करना है, कानून के सवाल को हल करना है, व्यवस्थाओं के सवाल को भी हल करना है। अंग्रेजों के जमाने में जो अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसमें सारा टैक्स अंग्रेज वसूल करके अपने देश में लेकर चले जाते थे, आजादी के 62 साल के बाद वो टैक्स व्यवस्था क्यों चलनी चाहिए जिसमें सारा टैक्स वसूल के काले अंग्रेज लेके जाएं? अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, उनका कहना क्या था? भारत का कोई व्यापारी कोई वस्तु का उत्पादन करे तो उत्पादन पर टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। माल को बेचे तो बेचने पर टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। माल को बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। एक गांव से दूसरे गांव में माल लेके जाए तो फिर टैक्स लगा दो, रोड टैक्स, टोल टैक्स, एग्जिट टैक्स, एंट्री टैक्स। इस तरह के 20 टैक्स उन्होंने लगाए। उद्देश्य एक ही था कि करोड़ों रुपए लूट कर इंग्लैंड लेके जाना है। अब वही टैक्स के कानून, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स अभी भी चले, तो ये तो हम कैसे माने आजादी आई है। इसलिए टैक्स के कानून भी हमें बदलने हैं। अंग्रेजों के समय में टैक्स के कानून का एक ही उद्देश्य था, माल लूटकर इंग्लैंड लेके जाना। आजादी के बाद अब दूसरा उद्देश्य है कि भारत के पैसे को लूटकर स्विट्जरलैंड में लेके जाना और बैंकों में जमा करना। दुख है मुझे ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने 250 साल में इस देश से 300 लाख करोड़ रुपए लूटा। अब आजादी के 62 साल में इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश में से 110 लाख करोड़ रुपए लूट लिया और स्विस बैंकों में जमा कर दिया। आपको मालूम है हमारे देश के नेता और अधिकारी जो टैक्स के पैसे को लूटते हैं, वो सारे धन को विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। स्विस बैंकों में इस समय 75 लाख करोड़ रुपए जमा है और स्विस बैंकों के अलावा 35 लाख करोड़ रुपए दूसरा जमा है। 110 लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटकर विदेशी बैंकों में नेताओं ने रखा हुआ है और इस देश में आजादी का शंखनाद फैला हुआ। लूट तो तब भी हो रही थी, लूट अभी भी हो रही। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था इस देश में चलनी नहीं चाहिए जो लूट पर आधारित है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसी तरह अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। 160 साल पुराना पाठ्यक्रम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आजादी के बाद अब हमें वो अंग्रेज नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने में चाहिए थे। मैकॉले कहा करता था कि भारत में ऐसे क्लर्क पैदा करो जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करें, भारतवासी और अंग्रेजों के बीच पुल का काम करें, मीडियम का काम करें। इसलिए क्लर्क तैयार करने थे, बाबू तैयार करने थे, उसके लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई। अब आजादी के 62 साल के बाद भी वही मैकॉले शिक्षा व्यवस्था चले तो हमें तो बाबू पैदा नहीं करने, क्लर्क पैदा नहीं करने, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासन नहीं चलाना इस देश में। तो इस अंग्रेजी शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा। चिकित्सा व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने एलोपैथी लाई इस देश में जो हमको कभी भी सूट नहीं करती, जो अंग्रेजों को भी सूट नहीं करती। हमको तो छोड़ दो, दुनिया के किसी देश में सूट नहीं करती। एलोपैथी चिकित्सा व्यवस्था में काम करने वाले सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 250 साल में एलोपैथी ने सारी दुनिया को एक ही चीज दी है, वो है साइड इफेक्ट्स और भयंकर साइड इफेक्ट्स। आप एक बीमारी को दूर करने की गोली खाइए, दूसरी बीमारी आपके लिए तैयार है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नजला होता है और आप गोलियां खाना शुरू करिए, थोड़े दिन में किडनी खराब हो जाए आपकी।
डायबिटीज को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना शुरू करिए, लीवर खत्म हो जाए, आपकी किडनी भी खत्म हो जाए। दमा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा की दवा खाना शुरू करिए, दूसरी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो एक बीमारी को दबाकर दूसरी पैदा हो, दूसरी को दबाकर तीसरी पैदा हो, और जिंदगी भर आप बीमारियों से लड़ते रहें और कभी स्वस्थ ना हो सके। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था को अगर एलोपैथी कहते हैं तो भगवान भला करे इस एलोपैथी का। हमको तो नहीं चाहिए ये चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। हमको तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए जो कम से कम खर्चे में हमको स्वस्थ रखे और बिना दवा खाए हमको स्वस्थ रखे और बिना दवा खिलाए हमको स्वस्थ रखे। और हमारे पास है आयुर्वेद की चिकित्सा व्यवस्था है, योग और प्राणायाम की चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें एक पैसा भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 6 साल में भारत और दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि बिना एक पैसा खर्च किए आप डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, दमा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकते हैं, आप सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। करोड़ों लोग प्राणायाम कर रहे हैं सुबह 5 से 7:30 आस्था चैनल को देखकर, और करोड़ों लोग अब स्वस्थ रह रहे हैं इस देश में प्राणायाम सीख कर और करके। तो प्राणायाम और आयुर्वेद में अगर इतनी ताकत है तो एलोपैथी के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना कौन सी बुद्धिमानी है। हमको ये चिकित्सा व्यवस्था भी बदलनी है, हमको हमारी कृषि व्यवस्था भी बदलनी है। एक जमाने में हम किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए, यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट हमारे किसानों को बहलाकर फुसलाकर खेत में डलवा दिया। फिर एक समय खेत को उसकी लत लग गई, जैसे शराब की लत लगती है शराबी को, वैसे यूरिया की लत लग गई हमारे खेतों को। कट्टे पर कट्टा हमने यूरिया डालना शुरू किया, अब हमारे खेत की मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, मॉलिब्डेनम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, मैग्नीज कम हो गया। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में कम हुए तो फसल में कम हुए, पौधों में कम हुए, अनाज में कम हुए, सब्जियों में कम हुए, और उनमें कम हुए तो हमारे शरीर में कम हुए, और हमारे शरीर में कम हुए तो फिर बीमारी के दुष्चक्र का शिकार हुए। तो हमको तो कृषि व्यवस्था, गाय का मूत्र डालकर जो हमने खेती की, हजारों साल बैलों का उपयोग करके हमने जो खेतों को जोता, हजारों साल हमने हमारे गाय बैल आधारित खेती व्यवस्था को जो संभाला, तो ये देश धन धान्य से भरपूर था और सारी दुनिया में अनाज का निर्यात करने वाला देश था। जब से हमने यूरिया, डीएपी का अपने देश में प्रचार और प्रसार किया, हम धन धान्य से तो कमजोर हो ही गए, शरीर से इतने कमजोर हो गए हैं कि अब हमारी प्राकृतिक और प्राकृतिक क्षमता भी लगातार कम हो गई। इसलिए खेती व्यवस्था को भी बदलना है, चिकित्सा को बदलना है, शिक्षा को बदलना है, कानून व्यवस्थाओं को बदलना है, ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था, संगठन सबको बदलना है और इनको बदलकर भारतीय बनाना है, स्वदेशी बनाना है, स्वराज्य की तरफ लेके जाना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात होती है। एक जमाने में मुझे मित्तल साहब जैसे लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई देखी है, मैंने तो देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी। मित्तल साहब की उम्र के लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि 1942-43 में पूरे देश में ये माहौल था कि कोई मानता नहीं था कि आजादी आ जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों का राज्य खत्म हो जाएगा। मजाक बनाते थे लोगों का, लोग कहते थे कि ये खादी पहन के झंडा लहरा के स्वराज्य मिलता हो तो कोई ना ले ले। उस समय में जब हिंदुस्तानियों में भरोसा नहीं था कि आजादी आएगी, स्वतंत्रता आएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, उस समय आजादी आ गई, स्वतंत्रता आ गई और अंग्रेज चले गए। तो आज ये अविश्वास करने की कोई बात नहीं है कि ये आजादी की व्यवस्था नहीं बदल पाएगी, ये अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं बदल पाएगी, ये अंग्रेजों की व्यवस्था भी बदलेगी और अंग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति का जो अंश हम में रह गया है ये भी बदलेगा और अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां जो मौजूद हैं इनको भी हम बदलेंगे। मुझे एक बात याद आती है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां हमने संभाल के रखी हैं। जिस डलहौजी नाम के अंग्रेज ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए इस देश के किसानों पर, उसके नाम से हिमाचल प्रदेश में पूरा एक नगर बसा हुआ है, डलहौजी। शर्म आती है मुझे उसका नाम लेने। जिस वास्को डिगामा ने पूरे पुर्तगाल के लोगों को लाकर हमारे दक्षिण भारत में बसाया, दक्षिण भारत के लोगों को ईसाई बनाया, लोगों को मार पीट के उनका धन लूटा, उस वास्को डिगामा के नाम पर गोवा में पूरा एक शहर बसा है, उसका नाम ही है वास्को डिगामा। लॉरेंस नाम के जिस अंग्रेज ने दिल्ली पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है। कब मिटेगा ये?
एल्फिंस्टन नाम के जिस अंग्रेज ने मुंबई पर अत्याचार किए, उस मुंबई में एल्फिंस्टन रोड नाम का स्टेशन है और एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है।